हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमराइड्स यानी पाइल्स के पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अगर व्यक्ति समय रहते उपचार नहीं कराता तो उसके शरीर में कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। आज हम लोग कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाइल्स में जो पहला कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो एनीमिया एनीमिया को देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरनल हेमराइड्स में जो पाइल्स का फर्स्ट और अर्लीस्ट सिम्टम बताया गया है वो ब्लीडिंग बताई गई है। और ब्लीडिंग जो होती है ड्रॉप बाय ड्रॉप भी होती है और कभी कभी बिल्कुल पिचकारी के धार की तरह भी होती है। और ड्यू टू लंबे समय तक अगर ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, शरीर में एनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो एनीमिया अकर ड्यू टू प्रोफ्यूज हेमरेज, लंबे समय तक खून शरीर से निकलेगा जिसके कारण शरीर में एनीमिया डेवलप हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन को हम लोग इस्चीमिया भी कहते हैं। तो स्ट्रैंगुलेशन के बारे में समझेंगे तो उसके बाद जितने भी नीचे के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो हम लोग को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं में टिश्यू में क्या होता है। जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ब्लड के द्वारा मिलते हैं। और कोई भी ऑर्गन हुआ तो उसमें जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वो आर्टरी द्वारा ऑक्सीडेटेड ब्लड उसके पास जाता है और इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीडेटेड ब्लड वेन द्वारा वापस आता है। तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है हेमरेट्स में। ये रेक्टम, ये एनल कैनाल और ये एक पाइल मास है। ये दो पाइल मास है। हम लोग इस पाइल मास की बात करेंगे। पाइल मास में क्या होता है? पाइल मास होते क्या है? दे आर द स्वेलन एंड डायलेटेशन ऑफ वेन्स और ब्लड वेसल। ये वेन्स और ब्लड वेसल का स्वेलन एंड डायलेटेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे पाइल मास में क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेन करते करते समय मल त्याग करने के दौरान जब व्यक्ति जोर लगाता है तो यहाँ पे हेमराइडल प्लेक्सस जो होते हैं डायलेट हो जाते हैं। और ये जो डायलेट होते हैं तो इसमें पाइल मास में अंदर क्या होता है, ब्लड, ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ब्लड नीचे की तरफ आते हैं, ब्लड नीचे की तरफ आते हैं और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे ऊपर जो हेड, ये नेक पोर्शन जो है, ये जो नेक पोर्शन है पाइल मास का, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पे नीचे धीरे धीरे ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। इस पार्टिकुलर पार्ट पे प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर के कारण यहाँ पे ये जो पार्टिकुलर पार्ट होगा ये कंप्रेस हो जाएगा। अब कंप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड तो आ गई लेकिन वापस तो जा नहीं पाएगा। वापस नहीं जा पाएगा तो यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं, यहाँ पाइल मास के जो टिश्यूज और सेल होंगे इसमें इस्चीमिया हो जाएगा। यानी पार्टिकुलर पार्ट से, किसी शरीर ऑर्गन के पार्टिकुलर पार्ट से या टिश्यू के ऑर्गन पार्ट से ब्लड फ्लो का कट डाउन हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया कारण यहाँ पे जो सेल्स होंगे, यहाँ पे जो पाइल मास के सेल्स और टिश्यू होंगे वो उनमें डेथ होना यानी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। नेक्रोसिस नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा जिसके कारण ये पाइल मास पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैंग्रीन, यानी गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, अल्सरेशन। अल्सरेशन में क्या होता है, लेट अस सपोज जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट जो हेमराइड्स के पेशेंट होते हैं उसमें जनरली कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है और जो स्टूल आता है वो हार्ड आता है। स्टूल जो आता है वो हार्ड आएगा। ये स्टूल है, ये हार्ड आता है और ऑलरेडी पाइल मास है तो क्या होगा, ये यहाँ पर पाइल मास पे ठोकर मारेगा। ठोकर मारने के कारण क्या होगा, ये जो म्यूकोसा होती है पाइल मास की वो रप्चर हो जाएगी और यहाँ पे रप्चर हो जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हीलिंग नहीं होगी। नए सेल्स आएंगे भी तो व्यक्ति जो है फीसेस तो पास करेगा ही, फ्लू तो पास करेगा ही। तो लेट अस सपोज कोई किसी हाथ पे चोट लग गया, आप उस पे किसी चीज से रफ चीज से घर्षण करोगे तो क्या होगा, वो हीलिंग होगी नहीं होगी। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अल्सर यानी अल्सर का फॉर्मेशन यानी अल्सरेशन हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे फाइब्रोसिस। लेट अस सपोज आपके हाथ में चोट लगी है। जब हाथ में चोट लगती है तो जो नया टिश्यू आता है वो जब आप फील करोगे तो वो थोड़ा सा हार्ड आता है, वो फाइब्रोफ्ड आता है, वो फाइब्रोफ्ड होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लेट अस सपोज चोट लगी है पीसेस से, तो यहाँ पे चोट लगी है तो क्या होगा, जो टिश्यू आएगा वो आएगा फाइब्रोफ्ड।
तो यहाँ पे फाइब्रोसिस होगी। और थ्रोम्बोसिस, तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे जैसे इंटरनल हेमराइड्स है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कट डाउन हो गया, स्ट्रैंगुलेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलेगा, यानी ब्लड एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। अगर व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेन करेगा मल त्याग करते समय, तो ये एनल ऑरिफिस के अराउंड हिमोटोमा बन जाएगा, यानी थ्रोम्बोस हेमराइड्स भी बन सकता है। बात करेंगे पोर्टल पाइमिया। पोर्टल पाइमिया क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ब्लड सप्लाई के बारे में फिर से बात करेंगे। हम लोग ने बात किया था हेमराइड्स में जो ब्लड आता है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन से आता है। ये सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन होती है, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन से स्प्लेनिक वेन में, स्प्लेनिक वेन से ये जाती है पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन। और यहाँ पे नाम क्या है, पोर्टल पाइमिया, तो यानी लीवर से रिलेटेड बातें हो रही है। इसमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर जो इंटरनल हेमराइड्स होता है, इनमें ड्यू टू अल्सरेशन कई सारे कुछ ग्राम नेगेटिव कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ, जैसे ई कोलाई हुआ, क्लेप्सिला हुआ, स्टेफाइलोकोकस हुआ, ये क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। पाइल मास में इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, तो ये ऊपर इन्फेक्शन पहुंच जाता है सुपीरियर रेक्टल वेन में, सुपीरियर रेक्टल वेन से होते हुए इन्फेक्शन पहुंच जाता है पोर्टल वेन यानी लीवर में, और जाके लीवर में एब्सिस बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लीवर एब्सिस या फिर पोर्टल पाइमिया। तो हेमराइड्स के कारण जो लीवर में एब्सेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं पोर्टल पाइमिया। दूसरा बात करेंगे एब्सेस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो क्या होगा, ये पेरिएनल एब्सेस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो एब्सेस फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सेपुरेशन भी कहते हैं, सुपरेशन भी कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हेमराइड्स यानी पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। उसको हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रिवेंटिव मैनेजमेंट और दूसरा पैलेटिव मैनेजमेंट। बात करेंगे प्रिवेंटिव मैनेजमेंट यानी बचाव। हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है निदान परिवर्जन, यानी जो बीमारी के कारण है सारे कारणों का त्याग कर देना। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मेनली जो हेमराइड्स में मोस्टली कॉज माना जाता है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना और स्ट्रेनिंग मल त्याग करते समय जोर लगाना, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है। दूसरा डाइट, डाइट में जैसे फास्ट फूड और मार्केट में जितने पैक्ड आइटम अवेलेबल है, ये सारी चीज़ का ज़्यादा सेवन करना, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। हाइड्रेशन यानी वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, जैसे दिन में 4 से 6 लीटर पानी का पीना, उससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ लोकल हाइजीन यानी एनएस के अराउंड जो गंदगी होती है उसका वहाँ पे साफ सफाई रखना, क्योंकि वहाँ पे फीकल मैटर में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण इन्फेक्शन भी हो जाता है। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग यानी ज़्यादा भारी सामान को नहीं उठाना। इससे क्या होता है, अगर आप वेट लिफ्ट आप ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, यानी द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय आवर एब्डोमेन वो इंक्रीज हो गया तो समस्या और बढ़ेगी। और बात करेंगे सातवें फैक्टर के बारे में, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग, लंबे समय तक खड़े होना और लंबे समय तक बैठना भी आपको अवॉइड करना है। बात करेंगे आठवें फैक्टर के बारे में, अवॉइड वेरियस एनसेड्स, कई सारे एनसेड्स का प्रयोग नहीं करना, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये प्रिवेंटिव मैनेजमेंट की बात हो गई। अब बात करेंगे पैलेटिव मैनेजमेंट, यानी तुरंत व्यक्ति को, पाइल्स के मरीज को तुरंत कैसे आराम दिया जाए। सबसे पहले बात करेंगे एनेस्थेटिक प्रिपरेशन। मार्केट में कई सारे एनेस्थेटिक प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, जैसे जाइलोकैन 2% जेली। उसका अगर आप लोकल एप्लीकेशन कर देते हो, लोकल एप्लीकेशन करने से ये क्या एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी होती है लोकल एनेस्थीसिया की, कि ये क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पेन एट अ डिजायर एरिया। मतलब आप वहाँ पे आप लोग ये जाइलोकैन 2% जेली का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, कुछ समय के लिए वहाँ पे रोगी को आराम मिल जाएगा, सूदिंग इफेक्ट आएगा। जो कई सारे मार्केट में अवेलेबल हैं उसका प्रयोग करना। बात करेंगे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, कई सारे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक सोडियम का कुछ स्टेरॉइड के साथ कॉम्बिनेशन, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन है इसके साथ, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना। बात करेंगे सिड्ज बात, सिड्ज बात करने से क्या होता है, सिड्ज बात करने से क्या होता है,
पेन और इन्फ्लेमेशन, पाइल मास में जो पेन और इन्फ्लेमेशन होता है उससे आराम होता है, थोड़ा सूदिंग हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, पेशेंट को बहुत इससे रिलीफ मिलता है। सिड्स बाथ में जो पानी यूज़ करना है आपको, वो ज़्यादा गर्म नहीं यूज़ करना है, वो बिल्कुल लुक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो व्यक्ति को स्किन पे जलन होगी, जलने के कारण वहाँ पे समस्या बढ़ सकती है। तो पानी जो है लुक वार्म होना चाहिए और उसमें एलम भी ऐड कर सकते हैं, वाटर के साथ एलम भी ऐड कर सकते हैं यानी फिटकरी और या फिर बेटाडीन, बेटाडीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं उसके कुछ ड्रॉप। तो इससे आपको सिर्फ बात करना है। और बात करेंगे लैक्सेटिव जनरली कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए लैक्सेटिव का प्रयोग करते हैं ताकि व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन ना हो। कई सारे मार्केट में लैक्सेटिव प्रेजेंट होते हैं जैसे लिक्विड पैराफिन, लैक्टुलोज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम पिकोसल्फेट और कुछ बल्क फॉर्मिंग एजेंट होते हैं जैसे इसबगोल हस्क यानी इसबगोल की भूसी, और कुछ आयुर्वेद में भी होते हैं जैसे त्रिफला हुआ, अभ्यारिष्ट हुआ और दंत्यारिष्ट हुआ। ये सारे कुछ आयुर्वेदिक भी होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी कारगर होते हैं। अगर ये वीडियो कोई पेशेंट देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बिना आप ये मेडिसिन ना लें, क्योंकि जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं बनेगी तब तक आप कोई भी मेडिसिन ना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रोसीजर भी होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।